नमस्कार साथियों। आज हम लोग ऐसे कद्दावर नेता के बारे में बात करेंगे जो आप देखिए अपने राजनीतिक विरोधियों को ही नहीं पछाड़ देता है, बल्कि आप देखिए अपनी मौत को भी मात दे चुका है। हम शरद पवार की बात कर रहे हैं और आज आप लोग देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने अपनी मौत को मात दी हुई है। और इनके बारे में और महत्वपूर्ण कई पॉइंट हैं जानने के लिए, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। इनका पारिवारिक बैकग्राउंड किस तरह से है उसे भी देखेंगे। इनका राजनीतिक बैकग्राउंड क्या रहा है और राजनीतिक सफर कैसा रहा है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और इनसे जुड़े हुए कुछ विवाद भी हैं, तो विवादों में भी हम लोग जाएंगे, उन पर विस्तार से बात करेंगे। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने शरद पवार को देख भी रहे होंगे, और देश की राजनीति हो या फिर महाराष्ट्र की राजनीति हो, शरद पवार हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। और आप देखिए कि हर पार्टी के नेता शरद पवार की तारीफ भी करते रहते हैं, वो उनके चाहे विरोधी हों या फिर उन्हीं की पार्टी के नेता हों। और इनका संबंध आप लोग देखेंगे महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। और आप सभी जानते हैं कि मुंबई इसकी राजधानी है। 1 मई 1960 में से राज्य बनाया गया था, और 1 मई को आप लोग महाराष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाते हैं। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि राजनीति की दृष्टि से भी महाराष्ट्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसीलिए आप देखते हैं कि देश भर में जो भी पार्टियां हैं उनकी निगाहें महाराष्ट्र पर भी रहती हैं, और महाराष्ट्र हमेशा चर्चा में भी बना रहता है। तो इस महाराष्ट्र को देख लीजिए, ये हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप लोग महाराष्ट्र देख रहे होंगे। अगर हम लोग शरद पवार की बात करें तो शरद पवार का जन्म 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। यानी कि भारत की आज़ादी के पहले ही इनका जन्म हो चुका था। आप सभी को मालूम होगा कि हमें 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी। शरद पवार के पिता का नाम गोविंद राव पवार है। वह वारामती के कृषक सहकारी संघ में काम करते थे। शरद पवार की माता का नाम शारदाबाई है, और इनके शरद पवार माता पिता की 11 संतान थी। यानी कि आप कहिए कि इनके 11 भाई बहन थे। शरद पवार की पत्नी का नाम प्रतिभा पवार, और आप लोग स्क्रीन पर इनकी पत्नी को देख भी रहे होंगे। अब तो इस दुनिया में नहीं है इनकी पत्नी, और आप देखेंगे ये है शरद पवार की पत्नी। और आप देखेंगे दोनों की एक बेटी भी है। शरद पवार की बेटी का नाम सुप्रिया सुले है, वो भी आप जानते हैं कि राजनीति से जुड़ी हुई हैं। और आप देखेंगे, अगर उनकी पिक्चर आप देखें तो ये है शरद पवार की बेटी। कौन है? शरद पवार की बेटी। और वह भी सांसद हैं। शरद पवार ने वारामती के सरकारी स्कूल से हाई स्कूल की पढ़ाई की हुई है। इसके बाद उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय के BMCC कॉलेज से पढ़ाई की हुई है। तो आप कह सकते हैं कि शरद पवार साहब पढ़े लिखे भी हैं, अंगूठा छाप नेता नहीं है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आप समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो उतना ही आप लोग राजनीति में सफल भी हो पाते हैं। अगर हम लोग इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो महाराष्ट्र की प्रथम मुख्यमंत्री तथा आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार कहे जाने वाले यशवंतराव चौहान को शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है, जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे। और आधुनिक महाराष्ट्र के शिल्पकार जिन्हें कहते हैं आप लोग यशवंतराव चौहान को, इन्हें शरद पवार का राजनीतिक गुरु माना जाता है। आप लोगों से एक मेरा क्वेश्चन है, अगर आप लोग आंसर बता पाए सर्च करके कैसी भी, तो बताइएगा, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहते हैं? ठीक है। शरद पवार ने अपनी राजनीतिक शुरुआत कांग्रेस पार्टी से की थी, और उन्होंने साल 1967 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर वारामती विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। इसके बाद साल 1978 में शरद पवार ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं। एक बात आप लोगों को मालूम होगी, 1975 में जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने हमारे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया। और आप देखिए कि बड़े बड़े लीडर कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे, और ये राष्ट्रीय आपातकाल इमरजेंसी 1977 तक लगी रही। और 1978 में आप देखते हैं कि 1977 के लास्ट में चुनाव भी होता है हमारे देश में,
और आप देखते हैं कि कांग्रेस बहुत बुरी तरह से चुनाव हार जाती है। जो राष्ट्रीय आपातकाल के बाद आपका लोकसभा का चुनाव हुआ था उसी की बात कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी खुद अपनी सीट हार जाती हैं। और उसी समय आप देखेंगे इन्होंने पार्टी भी छोड़ दी थी, शरद पवार साहब ने। साल 1980 में इंदिरा गांधी ने महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त कर दिया था और साल 1983 में शरद पवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट के अध्यक्ष बनते हैं। और इसके बाद शरद पवार बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचते हैं, यानी कि लोकसभा सदस्य बनते हैं। एक बात और आप लोगों को बता देता हूँ, देखिए क्या है कि जो लोकसभा सदस्य होता है ना, इसकी अगर इसका चुनाव आप लोगों को लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। और इसका चुनाव डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। क्या किसके द्वारा? डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम भी जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। और अगर आपको विधायक बनना है, विधायकी का चुनाव लड़ना है एमएलए का, तब भी आपकी उम्र 25 साल होनी चाहिए। इसका चुनाव भी डायरेक्ट जनता के द्वारा होता है। और आप देखेंगे कि अगर हम लोग इसका किसका एनसीपी की बात करें तो जिसके अभी आप ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शरद पवार साहब, इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। हालांकि 1985 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने संसद पद छोड़ दिया था और विधानसभा में विपक्ष के नेता बने थे। और साल 1987 में शरद पवार वापस कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और साल 1988 में उन्होंने महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया गया। साल 1990 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद निर्दलीय विधायकों के समर्थन से शरद पवार एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनते हैं। और राजीव गांधी की हत्या के बाद शरद पवार का नाम भी प्रधानमंत्री के दावेदारों में था, लेकिन कांग्रेस के संसदीय दल ने नरसिम्हा राव को अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना और शरद पवार रक्षा मंत्री बनाए जाते हैं। और अभी भी आप देखिए कि शरद पवार साहब की ख्वाहिश है कि वो प्रधानमंत्री बने। और उस समय तय माना जा रहा था कि शरद पवार ही राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनेंगे कांग्रेस में। साल 1993 में जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकर राव नाइक ने पद छोड़ा तो शरद पवार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। हालांकि 1995 में विधानसभा चुनाव में शिवसेना बीजेपी गठबंधन ने कांग्रेस पार्टी को हरा दिया और शरद पवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। शरद पवार महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता बन जाते हैं जब इनकी सरकार चली जाती है। फिर आप देखेंगे साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद शरद पवार ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और 12वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता बन जाते हैं। साल 1999 में जब 12वीं लोकसभा भंग कर दी गई तब शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेश मूल का होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़ देते हैं और तारिक अनवर व पीए संगमा के साथ मिलकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी का गठन करते हैं 1999 में। साल 1999 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला और शरद पवार को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा, जिसके तहत विलास राव देशमुख को मुख्यमंत्री और छगन भुजबल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर आप देखेंगे कि साल 2004 में के लोकसभा चुनाव में जब कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो शरद पवार को मनमोहन सरकार में कृषि मंत्री बनाया गया। और इसके बाद साल 2009 में लोकसभा चुनाव के बाद शरद पवार मनमोहन सरकार में कृषि उपभोक्ता मामलों के साथ साथ खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के केंद्रीय मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। इसके अलावा शरद पवार साल 2005 में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के और साल 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी बने। 2012 में उन्होंने सन 2014 का चुनाव लड़ने का ऐलान किया ताकि युवा शहरों को मौका मिले और इस तरह के नेता कम ही देखने को मिलेंगे, वरना आप देखिए अंतिम समय तक वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं। 2014 में आप देखेंगे पवार राज्यसभा के लिए चुने गए और 2020 में पवार राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए। आपको बता दूं राज्यसभा सदस्य आपको बनना होता है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव एमएलए के द्वारा होता है, विधायकों के द्वारा होता है। तो ये तो इनका राजनीतिक सफर रहा है, आगे क्या रहेगा इनका राजनीतिक सफर, क्या पद मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हम लोग किसी के बारे में भविष्यवाणी तो कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए सबसे अच्छी बात यही रहती है कि आप लोग कम से कम न्यूज़पेपर पढ़ते रहा करिएगा, देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहा करिएगा, तो आप लोगों को मालूम चलता रहेगा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या पद मिल रहा है, चुनाव जीत रहा है, किस तरह से उनकी पार्टी आगे काम कर पा रही है। खेल कूद के इस प्रशासन की बात करें तो शरद पवार कबड्डी, खो खो, कुश्ती, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे खेलों में दिलचस्पी रखते हैं
और इनके प्रशासन से भी जुड़े रहे हैं। वे नीचे दिए गए सभी संगठनों के मुखिया भी रह चुके हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन, महाराष्ट्र कुश्ती एसोसिएशन, महाराष्ट्र कबड्डी एसोसिएशन, महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन, महाराष्ट्र ओलंपिक्स एसोसिएशन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के उपाध्यक्ष, और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनके विवादों को भी आप देख लीजिए, शरद पवार का विवादों से भी नाता रहा है। शरद पवार के राजनीतिक जीवन में समय समय पर विभिन्न विवादों में उनका नाम आया है। उन पर भ्रष्टाचार, अपराधियों को बचाने, स्टाम्प पेपर घोटाले, जमीन आवंटन विवाद जैसे मामलों में शामिल होने का आरोप लगा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम कई बार विवादों में भी रहा है। अब्दुल करीम तेलगी ने शरद पवार से को लगभग 600 अरब रुपए के स्टाम्प घोटाले का मास्टरमाइंड बताया था। 2007 में गेहूं आयात में हुए हजारों करोड़ की धांधली में बीजेपी ने तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार के इस्तीफे की मांग की थी उस समय। 2009 में चीनी और 2011 में प्याज के दामों को लेकर भी शरद पवार को आरोपों का सामना करना पड़ा था। शरद पवार पर आरोप लगा कि उन्होंने आयातकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए इन खाद्य सामग्रियों के दामों में वृद्धि की थी। और आप देखें तो एक तरह से आप सभी इस बात को जानते हैं और मुझे लगता है कि समझते होंगे। क्या रहता है कि जब आप लोग राजनीति में रहते हैं या किसी इस तरह की पद पर रहते हैं तो आप लोगों के प्रशंसक भी होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं, यानी कि आपको पसंद करने वाले भी होते हैं, नापसंद करने वाले होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि आप विवादों में जुड़े रहेंगे। कोई भी वो नेता विवादों में रहता ही है। देखिए, मौत की जो बात कर रहे थे कि मौत को भी इन्होंने मात दी, तो डॉक्टर ने कहा था कि 6 महीने तक जिंदा रहेंगे पवार। ये क्या कहानी है? एक प्रोग्राम में पवार ने बताया कि 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें कैंसर का पता चला और इलाज के लिए न्यूयॉर्क गए। वहां के डॉक्टरों ने भारत के ही कुछ एक्सपर्ट्स के पास जाने को कहा और एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहने के दौरान 36 बार रेडिएशन का ट्रीटमेंट लेना था। यह बहुत ही दर्दनाक था। और सुबह 9 बजे से तक शरद पवार मिनिस्ट्री में काम करते थे, सुबह 9 से 2 बजे तक, और फिर 2:30 बजे अपोलो हॉस्पिटल में कीमोथेरेपी लेते थे और दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था। इसी दौरान डॉक्टर ने उनसे कहा कि जरूरी काम पूरी कर लें, आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे। आप देख रहे हैं कि अपने काम के प्रति इतना लगाओ कि आप देख रहे हैं कि अब मतलब आप सोचिए, अपनी दवा करवाने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। शरद पवार ने डॉक्टर से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता और आप भी मत करो। पवार ने लोगों को नसीहत दी कि कैंसर से बचना है तो तंबाकू का सेवन तुरंत बंद कर दें। तो आप देखिए कि अभी तक, और ऊपर वाले से दुआ करिए आप लोग कि इस तरह के कम ही नेता आप लोगों को राजनीति में देखने को मिलते हैं। इनको दीर्घ आयु दे भगवान, स्वस्थ रखे हमेशा। इन्होंने एक और इनसे दिलचस्प कहानी है, पत्नी के सामने रखी थी एक बच्चे की शर्त कि आप लोग देखिए कि कहने का मतलब है कि एक ही बच्चा करेंगे, चाहे वो बेटी हो या आप देखिएगा क्या हो, बेटा हो। लेकिन हमारे समाज में क्या रहता है कि बेटे की चाह कुछ ज्यादा होती है। पितृ सत्तात्मक हमारा समाज है। शरद पवार ने एक इंटरव्यू में बताया था कि शादी से पहले उन्होंने अपनी पत्नी प्रतिभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की शर्त रखी थी और उन्होंने कहा था कि हमारी एक ही संतान होगी, चाहे वह लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद 30 जून 1969 को पुणे में सुप्रिया का जन्म होता है और 44 साल पहले यह निर्णय लेना काफी कठिन था, लेकिन उन्होंने यह करके दिखाया। और आप सभी जानते हैं कि उस समय तो ऐसा माना जाता था कि देखिए पुत्र नहीं हुआ तो आप देखिए वंश नहीं बढ़ेगा। आज भी लोग इस मान्यता को मानते हैं। मुझे लगता है कि आप लोग ऐसा थोड़ी है कुछ कि आप देखिए वंश नहीं बढ़ेगा, ये नहीं होगा। बेटी क्यों, बेटी किस बेटों से कम हैगा? आजकल आप देखिए बेटियां भी बेटों से कम नहीं है, और बेटे तो कम कह सकते हैं लेकिन बेटियां जरूर कम नहीं है। इस तरह की खुली सोच के परिवार में जन्म लेने वाली सुप्रिया को बचपन से ही अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी मिली और परिवार की ओर से कभी कोई दबाव नहीं बनाया गया, चाहे वह शिक्षा हो या फिर शादी का मामला हो। सुप्रिया सूले, और इनके देखिए एक भतीजे भी हैं, अजीत पवार, और आप देखिए कि अपने भतीजे को भी काफ़ी मानते हैं और राजनीति में आप देखते हैं कि ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो ये शरद पवार की पिक्चर्स हो गई, आप लोग देख ही रहे होंगे। चलिए, और किसी के बारे में बात करनी हो तो बताइएगा, उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे। जैसे ही समय मिलेगा हम लोग सुप्रिया सूले के बारे में भी बात करेंगे और अजीत पवार के बारे में भी बात कर लेंगे। और भी किसी नेता के बारे में या किसी चर्चित व्यक्ति के बारे में जानना है आपकी दिलचस्पी है तो उसका नाम आप लोग नीचे लिखिएगा।
हम लोग उसके बारे में रिसर्च करेंगे, उसके बाद आपके पास पर्याप्त जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है।